वीरान जमीन जहाँ कभी जिंदगी हुआ करती थी, अब बस सन्नाटा बाकी। एक खतरनाक वायरस ने सब कुछ निगल लिया है। शहर, लोग और इंसानियत जो बचे वो अब इंसान नहीं रहे बल्कि हाउलर्स बन चुके हैं। ऐसे जानवर जो सिर्फ खून की प्यास समझते हैं। इसी बर्बाद दुनिया में रहती है रोरी, एक औरत जिसने अपनी आंखों के सामने अपना सब कुछ खो दी, पति, बेटी और जीने की वजह। मगर किस्मत की चाल यही नहीं रुकी। एक दिन उसके दरवाजे पर आता है एक अजनबी, जख्मी, रहस्यमयी और अपने साथ लाता है उम्मीद की आखिरी सांस। और यही से शुरू होती है रोरी की जंग, दर्द, पछतावे और इंसानियत के लिए। तो तैयार हो जाइए क्योंकि ये कहानी बहुत रोमांचक होने वाली है। हॉलीवुड स्क्रीन प्रेजेंटिंग फॉरगिव अस ऑल। एक उजाड़ इलाका, चारों तरफ बस खामोशी और बर्बादी का साया। इंसानों की दुनिया अब खत्म हो चुकी। एक घातक वायरस ने दुनिया की तस्वीर बदल दी। ज्यादातर लोग या तो मारे गए या फिर हावलस नाम के इन भयानक प्राणियों में बदल गए। इसी उजड़ी धरती पर हमारी कहानी शुरू होती है रोरी नाम की एक औरत। फिल्म के शुरुआती सीन में वो एक कब्र के पास बैठी, उसके आंखों में गहरा दर्द और चेहरे पर थकावट का साया है। उसका पति संक्रमण का शिकार हो गया था और अंत में उसे अपनी ही बंदूक से उसका अंत करना पड़ा। ये काम करते वक्त वो अंदर से पूरी तरह से टूट गई थी। थकी हारी वो घर लौटती है, लेकिन उसकी त्रासदी यहीं पर खत्म नहीं होती। जल्द ही उसे पता चलता है कि उसके संक्रमित पति ने उनकी छोटी बेटी मैडी को भी काट लिया था। रोरी को पहले तो विश्वास नहीं होता। वो उम्मीद से चिपकी रहती है कि शायद कोई चमत्कार हो जाए, लेकिन जब मैडी में बदलाव के लक्षण दिखाई देने लगते तो उसे इस सच्चाई को भी मानना पड़ता है। और आखिरकार अपनी बेटी को बचाने का आखिरी रास्ता उसके पास यही था कि उसकी वो जिंदगी खत्म कर दी। उस दिन के बाद से रोरी की दुनिया बिखर गई। उसने अपने परिवार, अपनी उम्मीद और जीने की वजह सब कुछ खो दिया था। अब ऐसे ही 2 साल बीत चुके। अब वो अपने फादर इन लॉ ऑटो के साथ उसी पुराने घर में रहते। ऑटो उसकी देखभाल करता, मगर दोनों जानते हैं कि अब जिंदगी बस किसी तरह ही गुजर रही। एक सुबह रेडियो से आने वाली एक टूटती हुई आवाज दुनिया की मौजूदा हालात बयां करती। पुरानी सरकार ढह चुकी और अब एक नई ताकत उभरी है। उसका नाम जीएमए है, यानी कि ग्लोबल मिलिट्री अथॉरिटी। ये संगठन बचे हुए लोगों को इकट्ठा करके बड़े बड़े कैंप्स में ले जाते, लेकिन ये कैंप्स किसी सुरक्षित जगह की तरह नहीं बल्कि जेलों जैसे हैं, जहाँ लोगों से कैदियों जैसा सलूक किया जाता है। कई लोग वहाँ जाने से इनकार करते हैं, लेकिन जीएमए के एजेंट उन्हें जबरदस्ती पकड़ कर ले जाते हैं और कई बार इन टकरावों में खूनी झड़पें भी होती। रोरी अब पहले जैसी नहीं रही। उसके भीतर की भावनाएं जैसे मर चुकी। उसे अब जीने या मरने में कोई फर्क महसूस नहीं होता है, जबकि ऑटो अब भी उम्मीद से भरा हुआ है। वो पास के पहाड़ों में जाकर खाने की तलाश करता है। हिरन अब बहुत पहले खत्म हो चुके हैं, बस कुछ खरगोश ही बचे हैं जिनसे वो पेट पालता है। ऐसी एक दिन ऑटो रोरी से कहता है कि वो भी उसके साथ शिकार पर चले, लेकिन रोरी मना कर देती। ऑटो हमेशा उसको चेतावनी देता है कि घर से दूर मत जाया करो, क्योंकि बाहर हावलर्स और जीएमए दोनों ही मौत का खतरा है। मगर रोरी के लिए अब डर जैसी कोई चीज बची ही नहीं थी। इसी बीच कहानी में एक नए किरदार की एंट्री होती। उसका नाम नोआ है। वो जंगल के बीचों बीच अपने घोड़े पर सवार किसी चीज से भाग रहा है। पीछे जीएमए के 3 एजेंट उसका पीछा कर रहे हैं। भागते भागते नोआ अपने साथी लॉकी से मिलता है। यहीं से पता चलता है कि नोआ ने जीएमए कैंप से कुछ बेहद कीमती चीज चुराई है, एक एंटीडोट जो संक्रमित इंसानों को फिर से ठीक कर सकता है। अब भागने के दौरान नोआ को गोली लग जाती है। उसकी हालत देखकर लॉकी पीछे रुकने का फैसला करता है ताकि एजेंट्स का ध्यान उसकी तरफ जाए और नोआ को भागने का मौका मिल सके। नोआ मना करता है, लेकिन लॉकी की जिद के आगे उसको जाना पड़ता है। कुछ देर के बाद जीएमए के एजेंट लोगन, रूस और स्काउट लॉकी तक पहुंच जाते। लोगन उस एंटीडोट को पाने के लिए पागल है। वो लॉकी से पूछताछ करता है, मगर जब लॉकी कुछ नहीं बताता तो वो उसे बिजली के झटके देता है, पर फिर भी लॉकी चुप रहता है। इसीलिए गुस्से में लोगन उसे मार डालता है। जबकि दूसरी ओर रोरी नदी किनारे बैठी अपनी बेटी मैडी की यादों में खोई हुई है। वो उस जगह को दिखती है जहाँ पर कभी उसकी बच्ची खेला करती थी। यादों और अपराध बोध से घिरी वो अपनी बंदूक उठाती है। शायद वो अपने दर्द का अंत करने जा रही है और तभी अचानक से एक आवाज उसे रोकती है। पास में एक घोड़ा खड़ा है और उसके बगल में
एक घायल और बेहोश आदमी पड़ा है। ये वही नोआ है। पहले तो रोरी उसको छोड़ देने का सोचती क्योंकि अब किसी अजनबी की मदद करने में उसकी कोई भी रुचि नहीं है, लेकिन घोड़ा जैसे जाने से उसको इनकार कर देता है, मानो वो उसे नोआ को छोड़ने के लिए मना कर रहा हो। और आखिरकार मजबूरी में रोरी नोआ को अपने घर लेकर आती, उसे खींचते हुए वो बाड़े में रख देती और दरवाजा बंद कर देती। जब वो उसका बैग चेक करती है तो उसमें वही चुराया हुआ एंटीडोट मिलता है। उसी वक्त ऑटो शिकार से लौट रहा होता है। रास्ते में उसे एक फटा हुआ शव दिखता है जिसे हावलर्स ने नोच डाला है। थोड़ी दूरी पर उसे जीएमए के एजेंट्स दिखते हैं, लोगन और उसकी टीम। उसकी आंखों में तुरंत डर उतर आता है। उसे एहसास हो जाता है कि खतरा अब बहुत करीब है। शाम को घर पहुंचकर ऑटो रोरी को चेतावनी देता है कि वो बाहर ना निकले, लेकिन तभी रोरी उसे सच्चाई बताती है जिसे वो बाड़े में ले जाती, जहाँ नोआ बेहोश पड़ा है। ऑटो गुस्से में फट पड़ता है। वो समझाता है कि किसी अजनबी की मदद करना इस दुनिया में सीधा खतरे को न्योता देना है। उसके कपड़ों को देखकर ऑटो तुरंत पहचान जाता है कि नोआ जीएमए कैंप का आदमी है। अगर एजेंट्स उसकी तलाश में हैं, तो वो जल्द ही यहाँ पर पहुंचेंगे और उन्हें या तो मार डालेंगे या फिर कैद कर लेंगे। रोरी समझाती है कि नोआ तो उसको नदी किनारे पड़ा मिला था, वो भी अधमरी हालत में। वो उसे मरने के लिए छोड़ नहीं सकती थी, लेकिन ऑटो को उसकी कोई परवाह नहीं थी। वो कहता है कि नोआ को बचाकर उसने दोनों की जान को खतरे में डाल दिया है, इसीलिए अगले दिन वो खुद नोआ को कहीं दूर छोड़कर आएगा। उस रात भारी बारिश हो रही। खाने के वक्त रोरी का ध्यान बार बार उस बाड़े की तरफ जा रहा था। उसका मन बेचैन था। ऑटो उसको समझाता है कि उसे व्यवहारिक बनना चाहिए, लेकिन रोरी की आंखों में अब भी दर्द और सवाल भरे हुए थे। वो धीमी आवाज में कहती, तुम्हारा बेटा चला गया, मेरा परिवार खत्म हो गया, अब हमारे पास बचा ही क्या है। ऑटो शांत रहते हुए जवाब देता है, हमारे पास जीने की वजह भले ही ना हो, लेकिन जिंदा रहना जरूरी है। ऑटो गुस्से में भर उठता है। वो कहता है कि इस बर्बाद दुनिया में किसी अजनबी पर भरोसा करना मौत को दावत देने जैसा होगा। अब रात बीतने लगती, मगर रोरी को नींद नहीं आती। उसकी बेटी मैडी की यादें बार बार उसको सताने लगती। बेचैन होकर वो उसके पुराने कमरे में चली जाती और यहीं पर हम पहली बार इस पूरी त्रासदी को देखते। वो दिन जब सब कुछ खत्म हो गया था। मैडी के जन्मदिन की शाम थी। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था जब तक रोरी का पति बाहर से नहीं लौटा, लेकिन लौटते वक्त वो संक्रमित हो चुका था। रोरी ने कुछ पल की हिचक दिखाई और उसी देरी में उसने अपनी ही बेटी पर हमला कर दी। रोरी ने उसको मार गिराया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। काटे जाने की वजह से मैडी भी धीरे धीरे बदलने लगी थी और अंत में मजबूर होकर रोरी को वही करना पड़ा जो किसी माँ के लिए सबसे बड़ा दर्द होता है, अपनी ही बेटी की जिंदगी खत्म करना। उस दिन के बाद से वो खुद को कभी माफ नहीं कर पाई। अपराध बोध और अकेलेपन से टूट चुकी रोरी उस रात चुपचाप ऑटो के कमरे में जाती है। वहां से उसने बाड़ी की चाबी उठाई और एक बंदूक उठा ली। शायद उसका इरादा कहीं दूर जाने का था, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकली उसे अंधेरे में कोई हलचल महसूस हुई। उसने तुरंत बंदूक संभाली, मगर वहां पर कोई नहीं था। जब वो बाड़े में लौटी तो घोड़ा बेचैन होकर हिंदना रहा था। उसने दरवाजा खोला और देखा कि नोआ गायब है। वो कुछ समझ ही रही थी कि तभी अचानक से नोआ ने पीछे से उसको पकड़ लिया और तभी बाहर से एक संक्रमित आदमी अंदर घुसने की कोशिश करने लगा। रोरी ने पूरी ताकत से दरवाजा बंद करने की कोशिश की और ठीक उसी वक्त नोआ ने उसकी बंदूक छीन ली और निशाना साध कर गोली चला दी। दोनों की जान बच गई। सांसें थामे रोरी ने पूछा कि तुम आखिर कौन हो? क्या तुम जीएमए के लिए काम करते हो? नोआ ने थकी हुई आवाज में कहा, नहीं, मैं बस जिंदा रहना चाहता हूँ। उसे पता था कि रोरी ने उसकी जान बचाई है और अब वो बस अपना बैग लेकर यहाँ से निकल जाना चाहता था, लेकिन रोरी ने उसको रोका क्योंकि बाहर हावलर्स घूम रहे थे। इतने जख्मी हाल में नोआ का बाहर निकलना खुदकुशी जैसा हो। उसने उसे अंदर लाकर उसका बैग वापस दिया और उसके घावों की मरहम पट्टी करने लगी। धीरे धीरे नोआ ने अपनी सच्चाई बताई। उसने कहा कि 2 दिन पहले उसका 8 साल का बेटा लियो संक्रमित हो गया था। उसे बचाने के लिए नोआ ने जीएमए कैंप में घुसकर एंटीडोट चुरा लिया था। उसका एक ही मकसद था, किसी तरह अपने बेटे तक पहुंचना, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। रोरी उसकी कहानी सुनकर स्तब्ध रह जाती। वो उस दर्द को समझ सकती थी क्योंकि वो खुद अपनी बेटी को नहीं बचा पाई थी। उसने नोआ को रात भर रुकने के लिए मना लिया, ये कहकर कि इस हमले में और अंधेरे में बाहर निकलना मौत को न्योता देने जैसा हो। और नोआ ने भी कुछ देर सोचकर हामी भर दी। पहली बार उसने रोरी पर भरोसा जताया, एक हल्का सा थैंक यू के साथ। लेकिन बाहर खतरा तेजी से बढ़ रहा था। पास की पहाड़ी पर लोगन और उसके आदमी सब कुछ देख रहे थे। स्काउट ने
ट्रैकिंग डिवाइस से इलाके को स्कैन किया। 4 हीट सिग्नेचर मिले, 3 इंसान और 1 जानवर। उसे यकीन था कि नोआ अंदर है। लोगन तुरंत हमला करना चाहता था, मगर स्काउट ने सुबह तक इंतजार करने की सलाह दी। लोगन ने धमकाते हुए कहा कि अगर उसे अपनी जान प्यारी है तो आदेश का पालन करे, और मजबूरी में स्काउट को ये करना पड़ा। अगली सुबह नोआ अभी भी सो रहा होता है जब ऑटो उसके कमरे में घुसता है। उसकी बंदूक सीधे नोआ पर तनी हुई थी। रॉरी बीच में आ जाती है और बोलती है वो जीएमए का नहीं है, बस अपने बेटे को बचाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ऑटो नहीं मानता। उसके लिए नोआ अब भी खतरा था, और अचानक नोआ को सांस लेने में तकलीफ होने लगती। रॉरी घबरा जाती है, पर ऑटो तुरंत समझ जाता है कि उसके फेफड़े फट गए हैं। उसने बिना वक्त गवाए नोआ को मेज पर लिटा दिया, औजार उठाया और उसकी छाती में छेद कर हवा बाहर निकाल दी। कमरे में सन्नाटा छा गया, लेकिन नोआ की जान फिलहाल बच गई थी। नोआ की सांसें धीरे धीरे लौट आती, मगर दर्द इतना गहरा था कि वो बेहोश हो जाता है। रॉरी बेचैन थी। उसे डर था कि अगर देर हो गई तो वो ज्यादा समय तक बच नहीं पाएगा। उसने ऑटो से विनती की कि वो मिलकर नोआ को उसके बेटे तक पहुंचाने में मदद करेंगे, लेकिन ऑटो गुस्से में था। उसने कहा कि किसी अजनबी के बच्चे को बचाना उनकी जिम्मेदारी नहीं। उसके मुताबिक रॉरी अपनी बेटी को खोने के अपराध बोध से ऐसा कर रही, खुद को किसी और की मदद करके माफ करना चाहती है। लेकिन इस टूट चुकी दुनिया में किसी अजनबी के लिए अपनी जान को जोखिम में डालना बेवकूफी थी। उसी पल अचानक से अलार्म बज उठता है। दोनों तुरंत कैमरे की तरफ दौड़ते हैं और देखते हैं कि जीएमए एजेंट्स उनके घर की तरफ बढ़ रहे थे। अब वक्त खत्म हो चुका था, कोई सुरक्षित रास्ता नहीं बचा था। ऑटो ने तुरंत फैसला लिया। उसने रॉरी और नोआ को पिछली तरफ के रास्ते से भाग जाने को कहा। जाते वक्त उसने नोआ को एक सिरिंज थमाई, एड्रेनलिन की सिरिंज। बोला कि अगर हालात बिगड़े तो इसे इस्तेमाल करना। विदा लेते समय ऑटो ने रॉरी को कसकर गले लगाया। उसकी आंखों में 2 साल बाद पहली बार उम्मीद की एक हल्की चमक दिखी। अब जैसे वो दोनों निकल गए, ऑटो ने खुद को हथियारों से लैस किया और बाहर कदम रखा। जो भी आने वाला था उसका सामना करने के लिए वो तैयार था। तभी लोगन अपने आदमियों के साथ सामने आता है। वो कहता है कि ऑटो को कैंप में लौट आना चाहिए, वहीं पर उसकी असली जगह है। मगर ऑटो शांत लहजे में बोलता है, मुझे मेरा घर पसंद है और यहाँ पर बाहरी लोगों का कोई स्वागत नहीं है। लोगन ने उसको चेतावनी दी कि अगर वो नोआ का ठिकाना बता दे तो उसे बख्श दिया जाएगा, लेकिन ऑटो डटा रहा। उसने कहा कि वो अकेला रहता है और उसे किसी के बारे में कुछ नहीं पता। लोगन ने इशारा किया और तभी बाड़े से एक आवाज आई। उसने ब्रूक्स को जाकर देखने को कहा। अब जैसे ही ब्रूक्स अंदर गया, नोआ ने अचानक से उसके ऊपर हमला कर दिया और कुछ ही पलों में गोलीबारी शुरू हो गई। इस अफरा तफरी का फायदा उठाते हुए रॉरी और नोआ पीछे के रास्ते से निकल गए। स्काउट ने उन्हें भागते हुए देखा, मगर ऑटो ने एजेंट्स को रोकने की पूरी कोशिश की। वो घायल हो गया था, लेकिन फिर भी वो डटा रहा। लोगन ने उसे बिजली के झटके दिए, पर उसने हार नहीं मानी, जब तक कि आखिरकार वो गिर नहीं गया। स्काउट लोगन की बेरहमी से तंग आ चुकी थी। उसने पीछा करने से साफ इनकार कर दी। वो बोली, मैं अब इस पागलपन का हिस्सा नहीं बन सकती। गुस्से में लोगन ने उसे वहीं पर छोड़ दिया और खुद आगे बढ़ गया। इस बीच रॉरी और नोआ किसी तरह जान बचाकर जंगल में छिपे हुए थे। नोआ ने उसे कहा कि घोड़ा लेकर वापस लौट जा, क्योंकि रात होने से पहले घर पहुंचना ही सही रहे। मगर रॉरी मना कर दी थी। उसने दृढ़ता से कहा, मैंने अपने पति और बेटी दोनों को खो दिया है, अब किसी और को खोते नहीं देख सकते। इस बार मैं पीछे नहीं हट। उसकी बातों में गहराई और सच्चाई थी। नोआ कुछ बोल पाता उससे पहले ही गोलियों की आवाज गूंजती है। लोगन और उसके आदमी पास पहुंच चुके थे। दोनों ने घोड़ा छोड़कर पास की चट्टानों के पीछे पोजीशन ली। हालात समझते हुए नोआ जान गया था कि वो ज्यादा आगे नहीं जा सकता है। उसने अपना बैग रॉरी को थमाया और कहा, इसमें वो एंटीडोट है, मेरे घर पहुंच जाओ, मेरी माँ और बेटा वहीं पर हों। रॉरी की आंखों में आंसू भर आते। नोआ मुस्कुराकर बोलता है, तुम्हारी बेटी मैडी खुशकिस्मत थी कि उसे तुम्हारी जैसी माँ मिली। और इतना कहकर उसने आखिरी बार उसको देखा, जैसे उसे यकीन था कि रॉरी अब उसका अधूरा काम जरूर पूरा करेगी। नोआ ने खुद में एड्रेनलिन इंजेक्ट किया और आने वाले तूफान के लिए तैयार हो। लोगन पहुंचा तो दोनों के बीच जबरदस्त गोलीबारी हुई। जख्मी होने के बावजूद नोआ ने पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी और आखिरकार उसने लोगन को गिरा दी, लेकिन उसकी हालत अब नाजुक थी। गोलियों की आवाज सुनकर पास के हाउलस वहां पर टूट पड़े। नोआ ने आंखें बंद कर ली, शांत, ये जानते हुए कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है और उसकी जगह कोई और उसकी कहानी आगे बढ़ाए। जहां दूसरी ओर रॉरी अंधेरे में सावधानी से रास्ता तय कर रही। तभी कुछ संक्रमितों का झुंड उसको देख लेता है और उसका पीछा करना शुरू कर देता। एक चट्टान के पीछे छिपकर
उसने अपने ऊपर अपनी सेंट छुपाने वाला एक लिक्विड डाला ताकि वो उसकी गंध पहचान ना सके। अब ये चाल काम कर गई और वो धीरे धीरे वहाँ से निकल आई, लेकिन तभी एक संक्रमित ने उस पर झपट्टा मारा। रॉरी ने पूरी ताकत से लड़ाई की और आखिरकार उसको मार गिराया, लेकिन जब उसने अपने हाथ की तरफ देखा तो वहाँ से खून बह रहा था और उस पर गहरा काटने का निशान था। वो संक्रमित हो चुकी थी। चारों तरफ हावलर्स थे, लेकिन उन्होंने अब उस पर हमला नहीं किया क्योंकि अब वो उन्हीं में से एक बन चुकी थी। फिर भी रॉरी नहीं रुकती है। उसके पास अब भी एक मकसद था, वो काम पूरा करने का जो नोआ ने शुरू किया था। सुबह होते होते वो पूरी तरह कमजोर हो चुकी थी। उसके कदम डगमगा रहे, पर फिर भी वो आगे बढ़ती रही और आखिरकार वो नोआ के घर पहुंच गई। उसने दरवाजे पर दस्तक दी और बैग दरवाजे के बाहर रख। कुछ देर बाद एक बुजुर्ग औरत, नोआ की माँ, दरवाजा खोलकर बाहर आई। उसने रोरी की ओर देखा और पूछा, मेरा बेटा कहाँ पर है? रोरी कुछ नहीं बोली। उसकी आंखों में जवाब, सन्नाटा और दर्द, जिसको देखकर नोआ की माँ समझ जाती है कि अब उसका बेटा नहीं रहा। उसकी आंखों में आंसू बहने लगते, मगर वो बैग को उठा लेती। वो नोआ के बेटे की आखिरी उम्मीद को थामे हुए, जहाँ आखिरी सीन में हम देखते हैं कि रॉरी नदी किनारे बैठी हुई है। सुबह की ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही। पहली बार उसके चेहरे पर शांति, क्योंकि उसने एक मासूम जान बचा ली। उसे महसूस होता है कि उसकी बेटी मैडी उसके पास बैठी, वो मुस्कुरा रही है और उसी पल वो भी मुस्कुरा दी। धीरे से वो अब अपनी बंदूक उठाती, वो आसमान की ओर देखती है और अपनी कहानी को खुद ही खत्म कर ले। जिसके बाद एंड में हम रॉरी की आवाज में सुनते हैं कि भगवान हमें छोड़कर जा चुका है, लेकिन इसमें गलती भगवान की नहीं है, गलती हमारी है, क्योंकि हमने भी इंसानियत को छोड़ दिया है। जिसके साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी कहानी हमें कमेंट में जरूर बताएं। बाकी फिलहाल आज के इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हमेशा की तरह हम आपसे जरूर मिलेंगे और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। पर तब तक के लिए धन्यवाद।